अब ये देखिए अभी बात आपसे हुई थी कि अब 2017 के बाद लगभग लगभग ये प्रक्रिया जो है हमारी वो आगे बढ़ी ना। अब ये जो 2017 का वर्ष है, ये जो स्टेट बैंक है और स्टेट बैंक के जो सहयोगी बैंक थे ना, उनका एक तरह से क्या कर दिया गया, मर्जी एक तरह से उनका विलयीकरण कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। फिर देखिए इसी तरह से आप देखेंगे दूसरे चरण में 19 में देना बैंक एटसेट्रा एटसेट्रा इसको मिलाया गया। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जो करंट में हुआ है वो देखिए लेटेस्ट का सिचुएशन आपका क्या है। लेटेस्ट का जो सिचुएशन है वो 1 अप्रैल 2020 ना, 2020 में ये जो है इसका लेटेस्ट चीज है। तो अभी वर्तमान की स्थिति क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के ये 10 बैंकों का विलयीकरण करने की घोषणा करी गई है और ये घट के कितने हो जाएंगे, ये 4 बैंक रह जाएंगे। ये मर्जर करने की बात करी गई है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, किसमें, पीएनबी में। सिंडिकेट बैंक केनरा में, आंध्रा और कारपोरेट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक का ना। और इस तरह से जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या जो होगी वो मात्र 12 रह जाएगी। इस समय जो करंट का सिचुएशन है ये, तो हम पहले ही आपको बोले थे कि पहले कोई चीज क्या होगी, वो फैलेगी, फिर वो चीज क्या होगी, उसका समराइज होना शुरू होगा। इसलिए कि जैसे हम उस दौर में अब जी रहे हैं जहां पर क्या है ना कि 2 तरह से इनकम बढ़ाना है। एक इनकम क्या है कि एक इनकम हमारा बढ़ेगा इनकम बढ़ाने से, एक क्या है कि व्यय हमारा घटाने से। तो बैंकों ने ये देखा कि हम क्या करते हैं, ये अपनी शाखाओं को बंद कर दिया जाए कुछ जगहों पे हम क्या करें, मर्जर कर दें। जैसे एक बैंक है उसी में इलाहाबाद भी बैंक भी चल रहा है, उसी में इंडियन बैंक भी चल रहा है, दोनों बस पोस्टर का खर्चा बढ़ा, पोस्टर लगा दिया, आधा में इंडियन आधा में, दोनों का मिला करके एक नया एफसीए जारी कर दिए, ग्राहकों को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो विलयीकरण की प्रक्रिया में चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम ही लोग के देश में, जर्मनी उसी दौर से गुजर रहा है, फ्रांस उसी दौर से गुजर रहा है, अमेरिका उसी दौर से गुजर रहा है, तो लगभग हर देशों में और हर जगह देखेंगे तो आज की डेट में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब किसी कंपनी का किसी कंपनी में विलय न हो रहा हो, या किसी बैंक का किसी बैंक में विलय नहीं हो रहा। रियली क्या है ना कि छोटी छोटी जो शक्तियां हैं, हाँ, जो यूनिट हैं, उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े सेक्टर्स जो हावी हो गए हैं वो, उनके सामने टिकना इतना आसान आपको नहीं है, किसी को भी कहीं भी किसी भी उद्योग में चले जाइए। जो बड़ी बड़ी संस्थान है वो छोटी छोटी संस्थान लगभग लोग अपने आप को समाप्त करते कंडीशंस में नहीं है संभालने के। तो हुआ ही कि पहले पहले खूब कोई चीज बढ़ा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो विलय होना शुरू हो जाएगा। तो इस समय जो कंडीशंस है वो हमारा कुल बैंकों की संख्या कितनी है हमारी, ये 12 जो है वो वर्तमान में वो कंडीशंस हमारी रह गई है। नहीं, कुल बैंकों की संख्या ये, मैं भी इस पर थोड़ा सा पीछे भी आ रहा हूँ। कमलेश आप कुछ पूछ रहे थे क्या, बताइए जल्दी से। सर कह रहे हैं लिखवा भी दीजिए। हाँ तो पहले पूरा उसको समझा दे रहे हैं ना, आप चिंता नहीं करिए, मैं अभी फिर पलट के आपका पीछे आऊंगा, ठीक है। एक जैसे क्या होगा ना कि एक एक स्टेप इसलिए लिखा है कि अब आप पूरा धीरे धीरे थोड़ा सा हल्का सा दिमाग में आ गया ना, अब हम फिर अभी पीछे पलट के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब तो ये कहने का मतलब कि इसी को हम विलय की प्रक्रिया कहते हैं। तो अब थोड़ा सा आप पीछे आइए, अब एक एक चीज आप लिखते भी जाएंगे। चलिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ आप लोग लिख चुके थे थोड़ा जी सा। सर। हाँ ठीक है, चलिए फिर आई थिंक पहला चरण भी हो गया था। जी सर, दूसरा चरण लिखा। अब दूसरा चरण में लिखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण था, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण था जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नोट्स में लिखा हो तो ठीक, इसका नहीं लिखा हो अपना नोट कर लीजिए। मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ, क्योंकि जल्दी थोड़ा करिए। चलिए, हो गया। मनीष, नोट हो गया? हाँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, तीसरा चरण लिखिए। तीसरा चरण 1980 में संपन्न हुआ। तीसरा चरण 1980 में संपन्न हुआ और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, परंतु 1993-94 में 1993-94 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। इस चरण में अब जो लोग के पास नोट्स नहीं या लिखना चाहते हैं तो ये बैंक देखिए, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आंध्रा बैंक, विजया, पंजाब सिंध बैंक और कारपोरेशन, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और लास्ट में लिखिएगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इसको मिला लीजिएगा पंजाब नेशनल बैंक में। पढ़ते वक्त भाई चाय पीना मना है, नहीं तो सब लड़कों को उपलब्ध कराइए। हमको लग रहा था सर आप जरूर कुछ कहेंगे इसलिए मैं वीडियो बंद करके सीखा था। पता तो चल गया आज जी। ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब आप हेडिंग डालिए, बैंकों की वर्तमान रणनीति, बैंकों के प्रति वर्तमान रणनीति और विलय की प्रक्रिया।
विलय की प्रक्रिया। विलय की प्रक्रिया लिखिए। वर्तमान में विश्व स्तर पर बैंकों के एकीकरण या विलयकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया के निम्नलिखित लाभ बताए गए हैं। पहला, कार्यप्रणाली में सुधार होगा। इसका कहने का मतलब ये ना कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अगर संख्या भी बहुत अधिक हो ना, संख्या भी अगर अधिक होती है तो फिर उसका कार्य संचालन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। तो उनका ये कहना है कि चलो इसको समराइज करने से इनका जो वर्किंग कल्चर है थोड़ा बेहतर होगा। दूसरा, बैंकों को एनपीए, मैं बता रहा हूं अभी, एनपीए की समस्या का कम सामना करना पड़ेगा। एनपीए का मतलब होता है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जैसे कोई किसी बैंक ने किसी व्यक्ति को अगर लोन दिया है, और लोन का 3 महीने तक, जैसे ए बी सी, अगर 3 महीने तक इसका इंटरेस्ट का कलेक्शन अगर 0 होता है तो मान लिया जाता है कि बैंक की ये पूंजी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही। और आज की डेट में ये हर बैंक के लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी। कई बैंक ऐसे हैं जिनका मोर देन 50% एनपीए है, किसी बैंक का 60% एनपीए है, किसी का 80% एनपीए है। तो फिर ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना कि वो परफॉर्म फिर करने में उनको दिक्कत होगी, उनका पैसा फंसा, उन पर इंटरेस्ट तक उनको नहीं मिला। तो हर बैंक की लगभग ये समस्या थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस विलय से थोड़ा क्या होगा, एनपीए में थोड़ा कमी आएगी। तो यानी एनपीए माने क्या कि बैंक का ऐसा धन जिस पर लगातार 3 महीने से अधिक तक ब्याज भी नहीं चुकाया गया हो, मूल की बात छोड़ दीजिए, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं किया गया है 3 महीने तक, तो इस प्रकार की पूंजी को क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, गैर निष्पादित संपत्तियां। तो दूसरा कारण ये भी माना जा रहा है कि इससे ये भी थोड़ा सुधार होगा। तीसरा कारण माना जा रहा है, तीसरा नंबर 3,
पारदर्शिता, देखिए बैंकों के विलय की स्वरूप के अंतर्गत, विलय के स्वरूप के अंतर्गत पारदर्शिता भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मानी जा रही है। पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मानी जा रही है। जिससे जिससे कार्यप्रणाली और अधिक बेहतर होगी, कार्यप्रणाली और अधिक बेहतर होगी। और लास्ट में अगला बिंदु इसी में, विलय के बाद, विलय के बाद बैंकिंग की प्रक्रिया सामान्य लोगों के लिए और बेहतर ढंग से कार्य कर पाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बैंकों की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, बैंकों के विलय की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की प्रक्रिया 2017 में शुरू की गई। दो 2017 ईस्वी में 2017 ईस्वी में स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों थोड़ा तेज लिखिए, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, बार बार स्टेट बैंक मत लिखिए वैसे से, मैसूर, और भारतीय महिला बैंक को, भारतीय महिला बैंक को, भारतीय महिला बैंक को स्टेट बैंक के साथ, स्टेट बैंक के साथ मिला दिया गया है। मिला दिया गया है।
अब यहाँ पर देखिए शाखाएं तो नॉर्मल है ना, शाखा के साथ साथ क्या है, अब एक अलग से हेडिंग डालिए, भारतीय महिला बैंक। वहां पर देखिए। अरे नहीं, कीडिंग कैसे निकालूं, हाथ नहीं पहुंच रहा। कुर्सी लगा के देखो। अब एक यहाँ पर देखिए, वो तो शाखाएं हैं सब ठीक है, अब एक हेडिंग डालिए यहाँ पर, भारतीय महिला बैंक। यहाँ तो ये तो समझ में आ गया कि अब वो है नहीं, अब वो स्टेट बैंक के साथ है, लेकिन थोड़ा सा इस पर चर्चा थोड़ा सा कर लीजिए। एक हेडिंग डाली, भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक लिखिए। इसकी स्थापना 2013 में 2013 में की गई थी और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया था। महिला बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। बढ़ावा देना था। वर्तमान में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे कि एक ऐसा बैंक होगा जहां पर महिलाएं ही होंगी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे। तो ऐसा प्रयोग पाकिस्तान ने भी किया था, ऐसा प्रयोग तंजानिया ने भी किया था ना। पहला प्रयोग पाकिस्तान ही नहीं किया, फिर तंजानिया ने किया, भारत ने किया, और बाद में क्या हुआ इसको मर्जर कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। दूसरा चीज क्या है कि अब वो जो समय है, अब आपका जो समय है उसमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये होना ही नहीं कि कौन महिला कौन पुरुष। जब सब बराबर है तो पर्टिकुलर किसी के लिए क्यों करने की जरूरत है ना। अब वैसे भी कहीं भी किसी भी संस्थान में पुरुष और महिला दोनों होने चाहिए। दोनों होने से फायदा होता है, दोनों होने से क्या फायदा होता है, वो एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई भी ऑफिस हो, अगर 2-4 महिलाएं भी हो, तो अगर 2-4 महिलाएं होंगी तो पुरुष भी नियंत्रित रहता है। और उसी तरह से दोनों चीजें हैं कि अगर पुरुष है तो महिलाएं भी नियंत्रित होती हैं। सामान्य स्तर की बात कर रहे हैं, बाकी मेन उद्देश्य उसका रखा गया था किस तरह से इंपावरमेंट को, कि एक ऐसा बैंक होगा जिसमें महिलाएं ही संभालेंगी, महिलाएं ही सारा काम करेंगी, ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग पुरुषों से कम नहीं है। पुरुषों से कम का सवाल ही नहीं है, सवाल क्या है, बस काम को ठीक तरीके से करने का। बात दोनों की इक्वलिटी का है, इक्वल होने का नहीं। फिर उसको वहां पर मर्ज कर दिया गया इसी में साथ। फिर बैंकों के विलय की प्रक्रिया इसी तरह से आगे बढ़ी, लेकिन इस चरण में सबसे जो महत्वपूर्ण है, अब एक हेडिंग डालिए, विलय की वर्तमान स्थिति। विलय की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में 10 बैंकों के विलय करने की घोषणा की गई है। 10 बैंकों के विलय करने की घोषणा की गई है।
और ये बैंक संख्या में 10 से घटकर 4 रह जाएंगे। 4 रह जाएंगे। इसे मेगा मर्जर कहा जा रहा है। इसे मेगा मर्जर कहा जाता है। इसे मेगा मर्जर कहा जा रहा है। अब एक हेडिंग डाल दीजिए मेगा मर्जर और इस वाली बात को उतार लीजिए आप लोग। देखिए ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में, सिंडिकेट बैंक केनरा में, आंध्रा व कारपोरेशन यूनियन में, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में। जल्दी से मिलाइए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में, आंध्रा व कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। 12 की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। तो करंट में सब क्वेश्चन आता रहे, उसको आप थोड़ा वर्कआउट करके रखिएगा। हाँ, पूरी कहानी कि कैसे पहले हम बढ़े, फिर कैसे हम फिर एक होने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों के पीछे अपना उद्देश्य होता है। पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति का मूल काम क्या होता है? ज्यादा विश्लेषण नहीं करता है, जो काम होता है उसके लाभ वो गिन लेता है ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उसको उस पर निगेटिव लिखना होता है तो निगेटिव लिख लेता है। जो परिवर्तन होता है बस उसको मान के चलता है, हाँ सही है सही है सही है। तो ज्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लड़ाना क्या सही है क्या गलत है। बस चुपचाप पहले अपना जीवन सुधारिए, नौकरी पाइए, बाद में जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो तो सोच ही नहीं रहे, तो आपको सोचने की क्या जरूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी सत्ता मिले, आप भी उन्हीं की तरह से सोचिए। आज जो जिनको आप गाली देते हैं उसी तरह से हमारा व्यवहार भी, क्योंकि वो भी तो कभी कहते थे कि गैस का दाम बढ़ जाएगा तो मनमोहन सिंह को चूड़ी लेके पहुंचाते थे या पहुंचाती थी ना। अभी देखिए, अभी गैस का दाम बढ़ रहा है तो ये है कि भाई समय की आवश्यकता है, कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे तभी देश चलेगा। लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तमाम तरह की चीजें हैं, लोग अपने से जस्टिफाई करते हैं। काम की चीज पे अब आइए।
अब हम आते हैं सीधे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले कुछ बातों को मैं समझा लेता हूँ और एकदम मैं आपको क्लास की तरह नोट्स भी बनवा दूंगा, चिंता नहीं करिए। देखिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो संविधान में, तो 1935 का जो एक्ट आया था ना, ये 1935 का एक्ट था। तो 1935 के एक्ट में ही कहा गया था कि संघ बनेगा और संघ के लिए कुछ संस्थाएं बनेगी। तो इसी के अंतर्गत ये फेडरल बैंक की स्थापना की घोषणा की गई। यानी 1935 के अधिनियम में फेडरल बैंक की स्थापना की घोषणा की गई और फेडरल बैंक जो है ये काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये 1934 का ही एक्ट था जिसको कि अधिनियम के अंतर्गत इसमें फाइनली लागू किया गया, फेडरल बैंक की स्थापना हो गई। यानी आरबीआई का पहले नाम क्या था? वो फेडरल बैंक था। फिर ये जो देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो ये जो फेडरल बैंक है इसी का क्या किया गया? इसी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी का राष्ट्रीयकरण करके ना 1 जनवरी 1949 और इसी का नाम बदल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखते हैं। इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पूर्ववर्ती संस्था है ना, इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था ये फेडरल बैंक, और यही जो है फेडरल बैंक, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। थोड़ा सा इस ग्राफ को बनाइए तो जल्दी से आप लोग ग्राफ को जल्दी से बनाइए। लिखिए, स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों के कारण, कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया। साथ ही इसके स्थानीय बोर्ड भी बनाए गए। अब देखिए यहां पर जैसे ये आरबीआई है, ठीक है, तो आरबीआई महत्वपूर्ण रूप से काम करेगी, मुख्य रूप से काम करेगी कहां से? मुंबई से। तो ये इसका हेडक्वार्टर भी हो गया, दूसरा इसका जो है लोकल वार्ड भी हो गया, स्थानीय वार्ड भी हो गया। फिर चारों दिशा में चलिए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। यानी 1 2 3 और ये 4, यानी 1 2 3 4। तो अगर वार्ड देखा जाए तो इसका मतलब इस तरह से इसको बांटा गया है।
ठीक है नहीं, मुंबई से महत्वपूर्ण रूप से काम करेगा, वहीं उसका हेडक्वार्टर भी होगा, स्थानीय बोर्ड भी होगा, और दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ये जो है ये महत्वपूर्ण रूप से स्थानीय वार्ड बनाए गए। तो इस तरह से इसको बना लीजिए, हेडक्वार्टर और स्थानीय वार्ड, एक हेडिंग ना हो तो डाल लीजिए, मुख्यालय और स्थानीय वार्ड। चलिए, आरबीआई के प्रमुख कार्य, आरबीआई के प्रमुख कार्य, तो ये तो एकदम साधारण है, इसको लिख लीजिए, बस समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सा बात में कराने जा रहा हूं। लिखिए, आरबीआई प्रमुख केंद्रीय संस्था है, प्रमुख केंद्रीय संस्था है, प्रमुख केंद्रीय संस्था है जो अन्य सभी बैंकों का नियंत्रण भी करती है। नियंत्रण भी करती है, यही कारण है कि इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए, दूसरा महत्वपूर्ण काम, नोटों को जारी करना। आरबीआई का दूसरा महत्वपूर्ण काम नोटों को जारी करना है। वर्तमान के नियम के अनुसार, वर्तमान के नियम के अनुसार, वर्तमान के नियम के अनुसार के नियम के अनुसार के नियम के अनुसार के नियम के अनुसार किसी एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई 10,000 करोड़ रुपए से अधिक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की नोट नहीं छाप सकती है।
मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अतिरिक्त जो मुद्रा वो छापेगी उसका मान कितना होगा? 10,000 करोड़ के बराबर होगा। 10,000 करोड़ से ज्यादा वो नहीं छापेगी। दस हजार करोड़ से ज्यादा वो नहीं छापेगी। नोटों को जारी करने की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नोटों को जारी करने की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, आरबीआई द्वारा 1 रुपया वर्ग का नोट नहीं छपाई किया जाता है या नहीं छापा जाता है और उसे वित्त सचिव के माध्यम से जारी किया जाता है। वित्त सचिव के माध्यम से जारी किया जाता है। जारी किया जाता है। एक खरीद डालिए, आरबीआई तथा मूल्य वर्ग। आरबीआई तथा मूल्य वर्ग आरबीआई तथा मूल्य वर्ग तथा मूल्य का बताएं सर। मूल्य वर्ग में कितना टाइप का नोट छाप रही है। जी। ठीक है, चलिए देखिए, नोटों को हम लोग थोड़ा सा गिनते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गया, जो 1 रुपया है वो 1 रुपया ये नहीं छापेगी ना। 2 रुपए का नोट छापेगी, 5 रुपए का छापेगी, 10 रुपए का छापेगी। 20 आता ही है, फिर ये 50, फिर ये 100, 200 का भी नया आ गया ना जी। 200 का ये एक्स्ट्रा हमारा आ गया। ठीक है, 500 वाला आइए है। ठीक है, 1000 नहीं है ना, और 2000 छपेगा। 2000 है। अगर इस तरह का अगर लिमिट देखा जाए ना, लिमिट देखा जाए तो आरबीआई के पास ये राइट है कि बिना सरकार से परमिशन लिए वो बड़ा नोट छाप सकती है। किसका? 10,000 तक का बड़ा नोट छाप सकती है। 10,000 तक का बड़ा नोट वो छाप सकती है, ये इसकी लिमिट है। जैसे अभी बोला गया था कि आपको कि वो अगर पैसा उसको छापना हो तो 10,000 करोड़ से अधिक का पैसा वो नहीं छाप सकती एक वित्तीय वर्ष में। वहां 10,000 याद रखिए, अगर पूरा बोलेगा पैसा छापने की, करेंसी छापने की संख्या तो 10,000 करोड़। और सबसे बड़ा नोट अगर कोई छापेगी तो बीच में वो प्लान की थी कि हम 5,000 का नोट लेकर के आएंगे, लेकिन 2,000 वाला नोट में, 500 वाले नोट में, खासकर 500 वाले में इतना जाली नोट वो करने लगे ना कि फिर सरकार फिर आगे नहीं बढ़ी या आरबीआई आगे नहीं बढ़ी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम 10,000 तक उसकी लिमिट है ना। तो 10,000 दोनों याद करिए, अगर पूरा करेंसी पूछेगा तो 10,000 करोड़ बता दीजिएगा, और अगर संख्या पूछेगा 10,000 बता देंगे ना। इसको जल्दी से उतार लीजिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि इस वर्तमान में कितने वर्ग मूल्य के नोट छाप रही है, इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा। टोटल 9 प्रकार हुए ना। हाँ
सर 10,000 करोड़ किस बेस पर छापती है? अभी बस आ रहे हैं। इसके बाद जो है ना, आपकी सांत्वना के लिए देखिए, ये मुद्रा प्रणाली का नियम है, ठीक है। अब उसी पर आएंगे, इस आधार पे हम छापेंगे, लेकिन इसको थोड़ा पहले नोट कर लीजिए तब। इसको रट के रखिए। कभी कभी जैसे परीक्षा में से पूछ लिया कितने वर्ग के मूल नाप छापती है, तो वहां परीक्षा में क्या होता है ना कि इतना दबाव होता है कि पैसों गिनने पे नहीं हो, गड़बड़ा जाएगा। उसमें 25 का नोट चला देंगे ना, 75 का नोट चला देंगे। नहीं, उस समय दबाव होता है ना, बहुत तमाम तरह की चीजें। ऐसा नहीं कह सकते आप परीक्षा जब देने जाते हैं आप दबाव नहीं लेके जाते हैं। और परीक्षा का सबसे बड़ा दबाव तो यही होता है कि हर परीक्षा हम लोग पास करने जाते हैं। कोई परीक्षा कभी फेल करने गया हो तो बताइए। हाँ, फेल कई बार हुए हैं, लेकिन फेल होने कभी नहीं गए। नहीं पढ़ा है जो वो पास ही होने जाता है। तो वो दबाव रहता है, सब पे है, यूजुअल है। तो थोड़ा हल्का फुल्का क्वेश्चन है, उसको देख लेंगे। अब इस क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सच एक बच्चे ने पूछा भी कि भाई ये नोटों को जो जारी करती है उसका आधार क्या है, बेस क्या है। तो अगली हेडिंग, मुद्रा प्रणाली का नियमन। मुद्रा प्रणाली का नियमन, ठीक है। और इसको एकदम तवील से आराम से समझिए, फिर नहीं लिखा होगा जो भी जिसके नोट्स में, तो हम उसको नोट्स भी बनवा देंगे, उसका टेंशन छोड़िए। देखिए, ये जो आपका ये प्रथम चरण है ना, और प्रथम चरण का मतलब यहाँ पर हम प्रथम चरण किसको कह रहे हैं, जब हमारा बैंक बना 1935, और 1935 से लेके लगभग 55 तक का चरण, इसको हम प्रथम चरण कह रहे हैं। प्रथम चरण का मतलब स्पष्ट हो गया। अब दूसरा इसमें शब्द है कि ये आनुपातिक पद्धति क्या है। तो पहले ये देखते हैं कि अनुपात किसको कहते हैं। अनुपात कहते हैं एक भाग के रूप में। जैसे अगर 4 के अनुपात में देखा जाए तो 4 के अनुपात में 100 4 होगा तो 208 होगा, क्योंकि वहां 4 के अनुपात में कह रहा है, तो वहां मात्रा भी दोगुनी बढ़ी तो उसका मान भी दोगुना बढ़ा, तो उसके अनुपात में। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे बच्चे ने भी पूछा कि पैसा वो कैसे जारी करती है, तो 55 से पहले जो होता था कि इसके लिए सरकार जो होती थी वो अनुपात बनाती थी किसको, सोना को, सोना को, यानी कि गोल्ड को ना। और गोल्ड के अनुपात में ही छापा जाता था। जैसे गोल्ड के अनुपात का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 50 करोड़ का गोल्ड है ना, तो हम करेंसी कितने का छापेंगे, हम 50 करोड़ की करेंसी छापेंगे। यानी ये करेंसी और ये गोल्ड, ये दोनों क्या होंगे, एक ही अनुपात में होंगे। ये जिस अनुपात में होगा उस अनुपात, कहने का मतलब क्या है कि इसका मुख्य आधार क्या था, सोना ही था, स्वर्णिम अनुपात जिसको बोलते हैं। तो इसी को स्वर्ण आधार भी कहा जाता है। तो चाहे उसको आनुपातिक पद्धति कहिए, चाहे स्वर्ण आधार कहिए, ठीक उसी तरह से इसको रखा गया। अब देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन चेंज किया इन्होंने, जैसे थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ। तो सिस्टम ने चेंज किया। सिस्टम जो है वो आनुपातिक पद्धति रही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बस चेंज क्या हुआ कि यहाँ जो आनुपातिक पद्धति है उस अनुपात का उन्होंने कर दिया क्या कि भाई सोना और परिसंपत्ति दोनों रहेगी। यानी मुद्रा की छपाई का कुछ भाग सोना के अनुपात में या कुछ परिसंपत्ति। परिसंपत्ति किसको कहते हैं, असेट्स ना। असेट्स किसको बोलते हैं, एक होता है हमारा चल संपत्ति, एक बोलते हैं हम अचल संपत्ति। अचल संपत्ति। तो ये जो चल संपत्ति और अचल संपत्ति जो है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए भाई कुछ अनुपात हमारा सोना का रहेगा, कुछ हमारा परिसंपत्ति का रहेगा, रेशियो उसका हम डिसाइड कर लेंगे। यानी पहले जो अनुपात था सिर्फ स्वर्ण के मापन पर था, इसीलिए उसको स्वर्ण पद्धति कहा गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्वर्ण के अलावा एक अनुपात और हो गया, उसको हम असेट्स बोलेंगे। थोड़ा हम वर्तमान समय में आ जाए
तीसरा जो चरण है ना, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि यही चरण हमारा अभी भी चल रहा है। जो तीसरा चरण है वो रियली इसका पीरियड जो हमारा देखा जाएगा तो ये लगभग 1957 और 57 से लेके करंट पीरियड तक ही हमारा चल रहा है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर तीसरा चरण जिसको बोलते हैं, बोल रहा है न्यूनतम आरक्षित पद्धति ना। तो अब यहाँ पर देखिए 2-3 शब्द हैं, उसको हमको समझना है। क्या बोल रहा है? न्यूनतम ना। तो अब ये बोला गया है आरबीआई को कि आप अपने पास एक न्यूनतम कोष रखिए जिसका मान 200 करोड़ के बराबर होगा, 200 करोड़ के बराबर होगा। लेकिन उस 200 करोड़ को उसमें 2 भाग में बांटा जाता है कि इसको हम, जो अनुपात था सोना वाला, इसमें सोना कम से कम 115 करोड़ का होना चाहिए और परिसंपत्ति कम से कम कितना होना चाहिए? 85 करोड़ का होना चाहिए। यानी इस 200 को हम इस भाग में डिवाइड कर लेंगे। और अगर इसीलिए देखिए अब एक एक शब्द को समझिए, देखिए क्या कह रहा है, मिनिमम। मिनिमम कितना है? 200 करोड़। अगर आरक्षित है आपके पास ना, तो अब आरबीआई क्या है? आरबीआई फ्री है। फ्री है या स्वतंत्र है? तो कितना पैसा छापे, कितना पैसा नहीं छापे। हाँ, इसकी लिमिट कितना है कि एक वित्तीय वर्ष में वो कितना छापेगा? 10,000 करोड़ से अधिक। 10,000 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसकी लिमिट है ना। अब जैसे यहाँ पर कुछ बच्चों के जैसे मन में ये भी आएगा कि फ्री का मतलब क्या है, ये स्वतंत्र होने का मतलब क्या है। जैसे नहीं, कभी कभी आपको लगता है कि फ्री होने का मतलब क्या होता है कि आप जो मन चाहे सो करिए, उसको थोड़ा फ्री बोलते हैं। फ्री होने का मतलब ये है कि अब आप मार्केट की परिस्थितियों का अध्ययन करिए, सरकार का वहां पे दखलंदाजी कम होगी, यानी सरकार वहां पर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप की स्थिति में नहीं रहेगी, और अब आप आरबीआई स्वतंत्र रूप में मार्केट की परिस्थितियों के अध्ययन के अनुसार पैसा को क्या कर सकती है। अब 200 करोड़ के बाद ये मैटर नहीं करेगा कि सोना कितना है, परिसंपत्ति क्या है, बस मिनिमम 200 करोड़ रहे। ये मान लिया गया कि अगर 200 करोड़ रुपया है तो अब आरबीआई के लिए कोई पद्धति की जरूरत नहीं होगी, बस न्यूनतम उसके पास अनुपात रहे। तो अब वो मार्केट के हिसाब से जितना वो चाहे, जितनी उसकी आवश्यकता है, मार्केट की क्या स्थिति है, मार्केट कैसा चाहता है, तरलता ज्यादा है, कम है, क्या है, तरलता को बढ़ाना है कि तरलता को घटाना है, क्या करना है, वो आरबीआई अब आप उसके पास स्वतंत्र है। तो वर्तमान में इसी को बोलते हैं एमआरएस सिस्टम, मिनिमम, इसी को बोलेंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम ना। इसका मतलब ये जो अनुपात जारी करने की पद्धति है उसका विकास 3 चरणों में हुआ। पहले आनुपातिक पद्धति स्वर्ण के अनुपात में थी, स्वर्ण प्रमाप जिसको बोलते हैं, उसी के आधार पर होता था। अनुपात की पद्धति वही रही ना, मानक उसके 1 से बढ़ा करके 2 कर दिए गए, कुछ सोने के लिए कर दिए गए, कुछ परिसंपत्ति के लिए कर दिए गए, कुछ सोना के लिए, कुछ परिसंपत्ति के लिए। तीसरा जो चरण है उसको हम न्यूनतम आरक्षित पद्धति कहते हैं। उस न्यूनतम आरक्षित पद्धति में हमने क्या कहा, उस न्यूनतम आरक्षित पद्धति में हमने कहा कि भैया आप कुछ क्या करिए, 200 करोड़ तक का रखिए और 200 करोड़ के बाद आप फ्री हैं, जो मन चाहे सो आप करिए। उसी को बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित पद्धति। यानी 1935 से लेकर के अभी तक का जो विकास हुआ है उस विकास को हम इस रूप में देख सकते हैं। अब इसी को एक एक चरण कर तो हम आपको लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिए। चलिए, मुद्रा प्रणाली का नियमन। सर लिखवाने से पहले क्वेश्चन बता दीजिए। 3 चरण में देखा जा सकता है। सर लिखवाने से पहले क्वेश्चन बता दीजिए। बताइए सर, ये जो 1 रुपए का नोट होता है सर, इसको वित्त मंत्रालय क्यों जारी करता है? वित्त का प्रतीक माना जाता है। जैसे बजट जो भी देखिए तो 1 रुपए के भाग में ही प्रस्तुत किया जाता है ना। 1 रुपए में 20 पैसा यहाँ खर्चा होना है, 10 रुपए वहाँ 10 पैसा वहाँ खर्चा होना। तो देखिए आप ज्यादा देखिए बजट का जो भी डाटा आता है वो डाटा क्या होता है, वो डाटा 1 रुपए का प्रतीक मान करके 1 रुपए में भैया 10 पैसा यहाँ गया, 20 पैसा यहाँ गया, 9 पैसा यहाँ, तो उसको बजट का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उसको वित्त सचिव उस पर हस्ताक्षर करता है। सर एक क्वेश्चन था, इसके अलावा इसका कोई योगदान और नहीं रहता? क्या योगदान चाहते हो?
सर ये नहीं, क्वेश्चन था ये कि अगर जिस देश के पास, कुछ देश ऐसे हैं जिसके पास संसाधन ज्यादा हो, मतलब सोना कम है, जैसे यूरोप, कुछ अरब वरब के देश हैं, तो क्या वो मतलब करेंसी उनको पहले चरण के अकॉर्डिंग तभी छाप सकते थे जब उन्हें सोना ही लाकर दिखाना उस देश की सरकार और उस देश की आरबीआई जाने की क्या करेगी। विश्व में हर जगह अपना अलग अलग सिस्टम है। अब उस देश की सरकार तय करेगी ना, उस देश की सरकार तय करेगी तो क्या करना है, उस देश का आरबीआई तय करेगा कि हम संसाधन के अनुसार कैसे छापें ना। तो उस देश की जो सरकार होगी उसका वहां पर निर्णय होगा क्या किस तरह से करना चाहती है। चलिए, मुद्रा प्रणाली का नियमन। मुद्रा प्रणाली का नियमन, मुद्रा प्रणाली का नियमन, मुद्रा प्रणाली का नियमन 3 चरण में देखा जा सकता है। 3 चरण में देखा जा सकता है। प्रथम चरण, इसे आनुपातिक चरण भी कहा जाता है। इसे आनुपातिक चरण भी कहा जाता है। आनुपातिक चरण भी कहा जाता है। इस चरण में मुद्रा को जारी करने के लिए, मुद्रा को जारी करने के लिए, मुद्रा को जारी करने के लिए, मुद्रा को जारी करने के लिए सोना को आधार बनाया गया। सोना को आधार बनाया गया। सोना को आधार बनाया गया। इसी आधार पर इसे आनुपातिक पद्धति कहा जाता है। इसी आधार पर इसे आनुपातिक पद्धति कहा जाता है। आनुपातिक पद्धति कहा जाता है। उन्नीस सौ 1935 से 55। दूसरा चरण, नोट्स में 56 लिख दिया, सुधार लीजिए उसको। आनुपातिक पद्धति में परिवर्तन। देखिए, आनुपातिक पद्धति बनी रही, आनुपातिक पद्धति बनी रही, परंतु उसके 2 मान बताए गए, परंतु उसके 2 मान बताए गए। डैश, पहला, सोना के अनुपात में, सोना के अनुपात में कितना, 40%, 40%, और परिसंपत्ति के अनुपात में 60%। यानी कि अगर 100 करोड़ का सोना होगा तो हम करेंसी कितना का छापेंगे, 40 करोड़ का, और 100 करोड़ की अगर परिसंपत्ति होगी तो हम 60 करोड़ का करेंसी छाप सकते हैं। सर एसेट में क्या आएगा? एसेट में चल संपत्ति, जैसे जो पेपर है ना, जो सावधिक जमाएं हैं,
पेपर और करेंसी दोनों, यानी जो कैश है और जो जमाए हैं, अन्य जमाए हैं, वो सब ना। जैसे आपके पापा जो कमाते हैं वो आपकी चल संपत्ति है, अगर आपका घर बन गया तब वो आपकी अचल संपत्ति है। आपका खेत क्या है? खेत आपका अचल संपत्ति है। चलिए, तो ये आधार बनाएंगे कि 40% इस पे करेंगे, 60% इस पे करेंगे। चलिए, न्यूनतम आरक्षित पद्धति लिख लीजिए तब। आधार की जरूरत पहले लिख लीजिए, नहीं पड़ी। ओके सर, लिख लो पहले। न्यूनतम आरक्षित पद्धति, न्यूनतम आरक्षित पद्धति, तीसरा चरण है ना। तीसरा चरण, न्यूनतम आरक्षित पद्धति 1957 से वर्तमान। अब यह आवश्यकता महसूस की गई कि अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ अधिक पूंजी की आवश्यकता या अधिक पूंजी के प्रवाह की आवश्यकता होगी। अधिक पूंजी के प्रवाह की आवश्यकता होगी। अतः आनुपातिक पद्धति को परिवर्तित किया गया। आनुपातिक पद्धति को परिवर्तित किया गया। आनुपातिक पद्धति को परिवर्तित किया गया और उसका स्थान न्यूनतम आरक्षित पद्धति ने ले लिया। उसका स्थान न्यूनतम आरक्षित पद्धति ने ले लिया। इसकी न्यूनतम सीमा 200 करोड़ रखी गई। 200 करोड़ रखी गई और उसे 2 भागों में बांटा गया। 200 भागों में बांटा गया। दो सौ भागों में बांटा गया। बांटा गया। जैस पहला सोना, ब्रैकेट में न्यूनतम, ब्रैकेट में 115 करोड़, 115 करोड़। और परिसंपत्ति परिसंपत्ति 85 करोड़। वर्तमान में यही पद्धति कार्य कर रही है।
यही पद्धति कार्य कर रही है और यही पद्धति कार्य कर रही है और किसी एक वित्तीय वर्ष की लिमिट या सीमा, किसी एक वित्तीय वर्ष की लिमिट या सीमा $10,000 करोड़ रखी गई है। 10,000 करोड़ रखी गई है। 10,000 करोड़ रखी गई है। यानी आरबीआई स्वतंत्र रूप से प्रतिवर्ष या प्रति वित्तीय वर्ष इतनी मात्रा में नोट जारी कर सकती है। तो ये जो है, ये इस आधार पे जो है बैंक जो है पैसा की छपाई करते हैं। तो 10,000 करोड़ तक वित्तीय वर्ष में करने के लिए उनके पास स्वतंत्र है कि आप चाहो तो जैसे भी पॉलिसी करो। और जैसे शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता ना, इच्छा कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है परिस्थिति का ना। इच्छा का कोई मतलब नहीं। किसकी इच्छा कर रही होगी शाम को 5 बजे, आई थिंक रूम में बड़ी बुरी स्थिति होगी ना, बहुत गर्मी बहुत लग रही होगी ना, किसी का पंखा चल रहा होगा, लग नहीं रहा कि पंखा चल रहा है, मन बहुत बेचैन हो रहा है। मन बेचैन नहीं हो रहा, मन तो लगता है कि छोड़ के चले जाएं, बाहर चले जाएं। कभी कभी ऐसा मन करता है कि छोड़ के हिमालय चले जाएं, लेकिन परिस्थिति है कि नहीं, करना पड़ेगा। तो परिस्थितियां बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मन है, चीजें हैं, ये सब कोई मतलब नहीं है। नहीं, कहीं भी इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, मन का मतलब कुछ नहीं होता। मन से क्या होता है? मन से कोई कुछ करता हो तो बता दो, कितने लोग मन से करते हैं? मन से करने का क्या मतलब है? मन से उतना नहीं होता। तो परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं, जो परिस्थिति के अनुसार, तो वो देखेगा कि मार्केट की क्या डिमांड है, उसके अनुसार वो काम करेगा। ठीक है, चलिए आप लोगों में से कौन बताएगा बाजार किसको कहते हैं? थोड़ा मतलब उसमें गुण हो अर्थव्यवस्था का। हाँ बताइए, कोई बोल रहा है, बताइए। जहाँ वस्तुओं का क्रय हो। एक लोग बोलेंगे तब सही रहेगा। एक लोग बोलेंगे तो आवाज साफ आएगी। जिसको जहाँ बताना वस्तुओं का क्रय विक्रय हो। ऐसे नहीं, वो दूर है ना। जिसको बोलना है हाथ उठाइए, हाथ उठाइए को तो अपना आइकॉन ऊपर करिए। हाँ, सोनू सिंह, सृष्टि, आरके, पीयूष। हाँ ठीक है, चलिए सोनू बताइए तो मार्केट किसको बोलते हैं? सर, जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय हो। जहाँ का वस्तुओं का क्रय विक्रय। हाँ ठीक है। सृष्टि? सर, एक ऐसा स्थान जहाँ पर वस्तुओं का एक ऐसा स्थान समूह होता है जहाँ पर सब वस्तुओं का क्रय विक्रय हो। अच्छा, घुमा फिरा के बात वही कह रहा है। ठीक है, पीयूष? पीयूष, बाजार किसको बोलते हैं? बता रहा हूँ सर, एक ऐसा स्थान जहाँ पे
आयात निर्यात हो तथा आम आदमी आयात की निर्यात मतलब कोई जरूरी है आयात निर्यात हो? नहीं कुछ भी, मतलब जहाँ पे मानव संसाधन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अरे ये दार्शनिक होने लगता है धीरे धीरे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मंजीश बताओ। सर जहाँ पर ग्राहक वस्तुओं का का अनुपातिक संदर्भ इसको मात्रा बोलने में, दो, पीयूष इसको बोलने दो। हाँ मंजीश, हाँ जहाँ पर वस्तुओं का अनुपातिक मात्रा में उसके हाँ वस्तु के बदले कुछ रुपए या मुद्रा दी जाती है, उसी को बाजार कहा जाता है। हाँ ठीक है, देखो ये इकोनॉमिक्स में घुसा। अच्छा देखो, जैसे ठीक मंजीश ने बहुत बढ़िया बताया। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर है क्या कि सामान्य रूप से मार्केट है, बाजार है, तो एक क्रेता होगा, एक विक्रेता होगा, ठीक है, एक खरीदने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा। और तीसरा इसका अनिवार्य शर्त माना जाता है कि बेचने वाला एक खरीदने वाला हो, और दूसरा क्या है, खरीदने वाले में इच्छा शक्ति हो। ये भी बहुत मैटर चीज करती है। बहुत लोगों के पास क्या है कि मुद्रा भी है, लेकिन उनकी खरीदने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो मार्केट फिर नहीं बनेगा। तो सामान्य रूप से मार्केट की परिभाषा यही कही जाती है कि जहां क्रेता हो, जहां विक्रेता हो और खरीदने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। तो बाजार मतलब जहां पर लेन देन होता हो, तो जहां पर लेन देन होता होगा उसको हम बाजार कहेंगे। तो बाजार हम लोगों ने समझ लिया कि बाजार किसको कहेंगे, जहां लेन देन होता हो। तो अगर कोई पूछेगा कि भाई वित्तीय बाजार किसको कहते हैं, तो बाजार तो हम लोग समझ ही लिए कि बाजार किसको कहेंगे। अब वित्त क्या है ना, जैसे नहीं कोई चीज होता है तो कहते हैं कि भाई अरे यार हमारे पास वित्त उतना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वित्त बाजार क्या होगा, ये जो ऋण है वो ऋण का लेन देन ही वित्त है। ऋण का लेन देन ही एक तरह से वित्त है, और ये लेन देन ही एक तरह से क्या है ना, बाजार है। अब उसी को थोड़ा इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है कि बाजार, वित्तीय बाजार ऐसा जहां पर वित्तीय प्रतिभूति, या प्रतिभूति किसको बोलते हैं, सिक्योरिटीज को, जैसे बिल हुआ, बॉन्ड हुआ। सर बांट हाँ जैसे बताएंगे अभी, जैसे ये बॉन्ड है, ये बिल है, जैसे सरकार जारी करेगी, फिर आरबीआई जारी करेगा, लोगों से पैसा मांगेगा। तो यानी क्या है, यहाँ वित्तीय प्रतिभूति क्या है, ये जो हमको ऋण की आवश्यकता है, तो ऋण के लिए हम क्या करेंगे, कुछ न कुछ सिक्योरिटी रखेंगे। वो जो सिक्योरिटी है वही, उसी को बिल कहते हैं, उसी को बॉन्ड कहते हैं। अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं कि बिल और बॉन्ड में अंतर क्या होता है। तो वित्तीय बाजार पहले यहाँ पर क्या समझे हम लोग, ये समझे कि बाजार क्या है, जहां पर लेन देन हो, और जहां पर वित्तीय प्रतिभूतियों का लेन देन हो उसे क्या कहेंगे, उसे वित्तीय बाजार कहेंगे। तो ये जो वित्तीय होगा ना, अब ये जो वित्तीय लेन देन होगा तो थोड़ा शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, कम अवधि के लिए लोग हम लेन देन करें, और थोड़ा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो इस टर्म के आधार पर इस वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा भी जाता है। जो शॉर्ट टर्म मार्केट होता है उसको मुद्रा बाजार कहते हैं, हाँ, और जो लॉन्ग टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम पूंजी बाजार कहते हैं। तो कुल मिला जुला कि बाजार जहाँ पे खरीदने और बेचने की प्रक्रिया हो, यहाँ पर चूंकि वित्तीय बाजार की बात हो रही है, तो जहां पर वित्त को खरीदने और बेचने की व्यवस्था हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वित्तीय बाजार कहते हैं। और ये वित्तीय बाजार टर्म के आधार पर दो तरह से बांटा जाता है। एक मुद्रा बाजार जो शॉर्ट टर्म होगा, जो 1 साल या 1 साल से कम के लिए लोन लिया जाता है, और 1 साल या 1 साल से अधिक लिया जाएगा तो उसे पूंजी बाजार कहेंगे। एक हेडिंग डालिए, वित्तीय बाजार, एक ऐसा बाजार जहां पर ऋण लेने वाले और ऋण देने वालों के बीच, ऋण देने वाले और ऋण लेने वालों के बीच
वित्त का अंतरण होता है, यानी पैसे का लेन देन होता है। जिसका मुख्य उद्देश्य हस्तांतरण को सरल बनाना होता है। हस्तांतरण को सरल बनाना होता है। सरल बनाना होता है। अवधि के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। अवधि के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला मुद्रा बाजार। जनरली मुद्रा बाजार यह अल्पकालिक बाजार है। यह अल्पकालिक बाजार है जहां पर लगभग एक वर्ष जिसकी अवधि लगभग एक वर्ष होती है। इसे दो मुख्य रूपों में जाना जाता है। पहला ट्रेजरी बिल और दूसरा बॉन्ड। क्योंकि इस प्रकार का बाजार या सरकारी प्रतिभूतियां अत्यंत लाभदायक होती हैं, अत्यंत लाभदायक होती हैं। इसीलिए इस प्रकार के बाजार को चमकता बाजार या गिल्ट एज कहा जाता है। 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 कहा जाता है। चलिए आज अभी उतना ही रहने दीजिए, कल फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लास आप 5 बजे से ही लीजिए।
हाँ, थोड़ा सा भी सुबह एक क्लास एग्रीकल्चर वालों की परीक्षा है उनकी 1 अगस्त तक, उनको थोड़ा दौड़ा के खत्म करना, खत्म कर दे फिर देखा जाएगा जैसा होगा। बताइए। सर ये जो हम लोग डाक खाने से जो खरीदी जाती हैं, जो जैसे क्या बोलते हैं NSC होती है, KVPS हाँ, होता है, हाँ, वो भी बांटे के अंतर्गत ही आता है, वो सब सरकार की ही तो प्रतिभूति है। तो उसको कोई प्रतिभूति कर सकते हैं ना? हाँ, एकदम प्रतिभूति कर सकते हैं, टर्म में उसको प्रतिभूति ही कहा जाता है। ठीक है।